नमस्कार। एक दिया जब बुझने को होता है तो उसकी लौ काफ़ी तेज़ी से फड़फड़ाती है। ऐसा ही सार्वजनिक जीवन में भी होता है, राजनीति में भी होता है। छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ जिस तरह से सीबीआई ने छापेमारी की और 14 घंटे तक सीबीआई उनके घर के अंदर क्या करती रही, आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या 14 घंटे तक सिर्फ पूछताछ हो रही होगी। दरअसल ये छापेमारी ईडी की छापेमारी के 16 दिन बाद हुई थी। आप सोच रहे होंगे जब ईडी ने अच्छी तरह से पूरा घर खंगाल लिया था तो सीबीआई को वहाँ क्या मिलता। दरअसल ईडी की छापेमारी के बाद जो इनपुट मिले और जिस तरह के कागजात मिले और जिन कागजातों की जब्ती नहीं की गई थी, जिसके बारे में भूपेश बघेल पहली छापेमारी यानी 10 जून को बता रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद बारी सीबीआई की थी। और अब सीबीआई जिस तरह से महादेव सट्टा वाले मामले में भूपेश बघेल उनके करीबियों को चारों तरफ से घेर चुकी है। यहाँ तक ईडी की चार्जशीट में पहले ही बता दिया गया था कौन किसे कितना कितना पैसा देता था, कौन मिडमैन का काम करता था, कितनी राशि दी जाती थी, जूनियर सीनियर को कितने पैसे पहुंचाते थे। ये सारी जानकारी चार्जशीट में लिखी हुई है। जिम्मेदार अधिकारियों के नाम तक बताए गए जो समाज के सामने एक बड़ा संदेश देते रहे। खासकर अभिषेक पल्लव तो महादेव सट्टा वाले मामले में इसलिए ज्यादा चर्चित हुए क्योंकि उन्हें रील बनाने का शौक था। एक से बढ़कर एक उन्होंने रील बनाई थी और जिस तरह से छोटे छोटे आरोपियों को पकड़कर जो मजाक उड़ाते थे, हर दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। दुर्ग जिले के अपने थानों और चौकियों तक के प्रभारियों को कह चुके थे कि मीडिया से कोई बात नहीं करेगा, मुझे हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, हर दिन मजे लेना है, हर दिन रील बनानी है। 2022-23 का वो दौर था। आम जनता भी सोच रही होगी कि पुलिस कप्तान साहब ये ड्यूटी कर रहे हैं या कोई मनोरंजन शो चला रहे हैं। आज के विश्लेषण में उस शो के बारे में हम आगे समझेंगे। फिलहाल हम गहराई से यह समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की जो स्थिति हो गई है और खासकर चरणदास मान की जो भूमिका है, उस भूमिका को जानने समझने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और भूपेश बघेल के ठीक बगल में चरणदास महंत को बिठाया जाता है, दूसरी तरफ दीपक बैठ बैठते हैं। लेकिन यहाँ टी.एस. सिंहदेव और पुराने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जैसे बड़े चेहरे नदारद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल समझा रहे थे उन्होंने तो कुछ नहीं किया, महादेव सट्टा के विरुद्ध उन्होंने कोई अभियान छेड़ा था। और कहते कहते उन्होंने एक बार फिर से रिपीट किया कि सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा के सौरभ चंद्राकर से गहरे संबंध हैं और सौरभ चंद्राकर को यदि भारत लाना था तो पंडित प्रदीप मिश्रा से कोई मंत्र फुकवा देते। प्रधानमंत्री से भी, गृह मंत्री से भी अनेक बार हम लोगों ने कहा कि रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए, मूल जड़ तो वही है, बंद किया जाए महादेव सट्टा। लेकिन इनको तो राजनीति करना है। महादेव के नाम से 500 करोड़ का घोटाला ये आरोप लगा दिए और अब उनके प्रिय कथावाचक प्रदीप मिश्रा के जजमान बने हुए हैं, दुबई जाते हैं और सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल को कथा सुनाते हैं। महादेव उन्हीं से सहयोग ले लेते, एक मंत्र फूकते तो तुरंत उनके साथ भारत आ जाते। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति में भूपेश बघेल को पार्टी आला कमान के इशारे पर जिस तरह से धीरे धीरे किनारे लगाया जा रहा है, वहां नेता प्रतिपक्ष चरणदास मान की भूमिका कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है। भूपेश बघेल ये बात अच्छी तरह से समझते हैं, तभी शायद यही कारण रहा होगा कि चरणदास मान भूपेश बघेल के बाजू में बैठे थे, लेकिन पत्रकारों को संबोधित करने के लिए भूपेश बघेल ने अकेले ही मोर्चा संभाला था। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेश बघेल की जिस तरह से भावभंगिमा थी और जिस तरह से वो आक्रोशित नजर आ रहे थे, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह के बारे में ये समझा रहे थे कि महादेव सट्टा के वे ही संरक्षक हैं। इस तरह की
भाषा से भूपेश बघेल ये अच्छी तरह से जानते थे कि पार्टी आलाकमान यानी खासकर राहुल गांधी की नज़रों में वो इस तरह की भाषा से अपने नंबर तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान भी अच्छी तरह से समझ चुका है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते क्या गुल खिला रहे थे। उनके मुख्यमंत्री काल को भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कई बार जब एटीएम मशीन बोल चुके थे, तो अब जाकर पार्टी आलाकमान को भी समझ में आ रहा होगा कि भूपेश बघेल का वो एटीएम मशीन वाला कार्यकाल उनके अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा था। खासकर महादेव सट्टा वाले मामले में सीबीआई की जो ताजा कार्रवाई चल रही है, उसमें मिली ताजा जानकारी के अनुसार सीबीआई को पक्के इनपुट मिल चुके हैं। अभिषेक माहेश्वरी जो एक सीएसपी रैंक के बड़े पुलिस अधिकारी थे, जो फिलहाल सीधे तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद सीबीआई राजनांदगांव और उनके डोंगरगांव स्थित पैतृक निवास में पहुंची उनके भाई को लेकर। इसके अलावा राजधानी रायपुर में उनके फ्लैट की सील तोड़कर छानबीन की गई। लगातार ये कार्रवाई जारी है। दरअसल ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह बताया था कि कौन कितने पैसे लेता था और किसको पहुंचाता था, जिनके नाम अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले नाम दर्ज है सौम्या चौरसिया का, जो भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी हुआ करती थी। इनके बारे में ईडी ने अपनी चार्जशीट में पहले ही बताया था, कोई मनीष उपाध्याय सौम्या चौरसिया को पैसे पहुंचाया करता था। इसके अलावा डॉक्टर सूरज कुमार कश्यप, जो कि भूपेश बघेल के ओएसडी हुआ करते थे, इन्हें कोई प्रशांत त्रिपाठी और रोहित उप्पल और राहुल उप्पल, ये दोनों ही उप्पल बंधु भिलाई के निवासी हैं और प्रशांत त्रिपाठी भी भिलाई का निवासी है। इसके अलावा अभिषेक माहेश्वरी का नाम आया है, जो कि एएसपी इंटेलिजेंस रायपुर हुआ करते थे। इन्हें कांस्टेबल संदीप दीक्षित, रोहित उप्पल, राहुल उप्पल और प्रशांत त्रिपाठी पैसे पहुंचाया करते थे, जैसा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में इनका नाम दर्ज किया। इसके अलावा दुर्ग के एडिशनल एसपी रहे संजय ध्रुव को कांस्टेबल भीम यादव पैसे पहुंचाया करता था। और अभिषेक पल्लव, जिनका मैं पहले जिक्र कर रहा था, ये बेहद चर्चित नाम रहा। ये दुर्ग के एसपी थे और महादेव सट्टा से जुड़े कई वीडियो बनाते थे। इन्हें कांस्टेबल भीम यादव पैसे पहुंचाया करता था। इसके अलावा प्रशांत अग्रवाल, जिनकी रिश्तेदारी भिलाई में है, इनके एक निकट रिश्तेदार के पास काफी बड़ा औद्योगिक इन्वेस्टमेंट है। इसकी भी जांच और पड़ताल आगे होगी। हमारे पास इस बारे में ढेर सारी जानकारी है। ये भी एसपी दुर्ग हुआ करते थे कभी। इन्हें कोई एस साहू नामक व्यक्ति पैसे पहुंचाया करता था। इसके अलावा आरिफ शेख, जो कि आईजी इंटेलिजेंस रायपुर हुआ करते थे, इन्हें अभिषेक माहेश्वरी पैसा पहुंचाया करते थे। आनंद छाबड़ा के बारे में ईडी ने चार्जशीट में नाम दर्ज किया है कि आईजी इंटेलिजेंस आनंद छाबड़ा को अभिषेक माहेश्वरी ही पैसा पहुंचाया करते थे। इसके अलावा फर्जी सेक्स सीडी कांड के प्रमुख आरोपी विजय भाटिया, जो भूपेश बघेल के बेहद करीबी और खासम खास माने जाते हैं, इन्हें भी रोहित और राहुल उप्पल ही पैसे पहुंचाया करते थे, जो कि दुबई में बैठे रवि उप्पल के भाई हैं। रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर और शुभम सोनी, इनके बारे में काफी जानकारी आ चुकी है। और अब सीबीआई जिस तरह से महादेव सट्टा के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल ने एक बात बेहद मजबूती से कही कि महादेव सट्टा के विरुद्ध राज्य सरकार और केंद्र सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार की ओर से इंटरनेट पर आधारित हजारों गेमिंग प्लेटफॉर्म पर तगड़ा प्रहार कर चुकी है। महादेव सट्टा के विरुद्ध भी जब कार्रवाई की गई और जब प्रतिबंध लगाया गया, तो मिलते जुलते नाम से अलग अलग डोमेन लेकर तकनीकी आधार पर किस तरह से ऑनलाइन सट्टा चलता है, इसे भी हमें गहराई से समझना होगा। ऐसा नहीं कि केंद्र की ओर से महादेव सट्टा के विरुद्ध अभी कोई ताजा कार्रवाई की गई है। 6 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार की ओर से ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े सट्टा आधारित गेम को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें सरकार ने सट्टेबाजी और जुए के विज्ञापनों के खिलाफ परामर्शी चेतावनी भी जारी की थी। सट्टेबाजी से जुड़े प्लेटफॉर्म को बढ़ावा नहीं देने की जानकारी देते हुए प्रौद्योगिक राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सेल्फ रेगुलेटर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रारूप जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों से जुड़े कई एसआरओ बनाए जाएंगे। इसमें सभी हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके बाद ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन की ओर से इस नियम का स्वागत किया गया था। इसके बाद ऑनलाइन सट्टा गेमिंग को रोक लगाने के लिए 2024 में 1097 वेबसाइट लॉक की गई थी और यही कार्रवाई 2025 में भी की गई। 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 1298 वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया।
दिया, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से IT कानूनों के तहत कार्रवाई की गई थी। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में इसका एक बड़ा खुलासा किया था। 20 मार्च 2025 को अश्विनी वैष्णव का वो बयान अभी भी रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें उन्होंने बताया था कि केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और जुए से जुड़ी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार जो कड़ी कार्रवाइयां की जा रही है, उससे युवाओं और खासकर बच्चों को इसके दुष्प्रभाव से बचाने के साथ साथ साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में कई गेमिंग ऐप उपलब्ध हैं। कोई लूडो तो कोई सांप सीढ़ी खेलकर यदि उसे सट्टे के रूप में परिवर्तित कर दे तो इस पर अंकुश लगा पाना पूरी दुनिया में लगभग असंभव है। यही कारण है कि महादेव सट्टा पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है। ये बातें भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने 17 दिसंबर 2018 को, उसके बाद 2019 से ही महादेव सट्टा उसी भिलाई से फलने फूलने लगा जहां भूपेश बघेल का निवास है, और एक एक कर उनके करीबी उससे जुड़ने लगे। पैसों की ऐसी बारिश होने लगी कि भूपेश बघेल की सरकार को ATM कहा जाने लगा, क्योंकि देश भर में कहीं भी चुनाव हो कांग्रेस के लिए फंडिंग छत्तीसगढ़ से होती थी। भूपेश बघेल एक अनुभवी और मंझे हुए नेता हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि महादेव सट्टे पर प्रतिबंध वाली बात वो रखकर आम जनता को तो दिग्भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी आधार पर महादेव सट्टा पर क्यों अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है वो अच्छी तरह से जानते हैं। भूपेश बघेल के ऐसे ही गोल गोल दिए जाने वाले पॉलिटिकल बयान का जब हम विश्लेषण कर रहे थे तो पिछले दिनों जब नगरीय निकाय के चुनाव थे, उस दौरान किसी पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि धमतरी में जो कांग्रेस का महापौर कैंडिडेट है, जो कि धमतरी का ठेकेदार भी था, उनके ठेके के दौरान कुछ गारंटी वर्क वहां पेंडिंग थे, बावजूद इसके कांग्रेस ने उसे टिकट दी, लेकिन नामांकन के बाद पता चला कि वो चुनाव लड़ने के अपात्र हैं, क्योंकि वो उसी धमतरी नगर निगम से लाभ की स्थिति में है। ये बातें भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते थे। बावजूद इसके उन्होंने 2005 का एक उदाहरण दिया, जब भिलाई में नगर निगम के चुनाव हो रहे थे। विद्यारतन भसीन जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, कभी वो नगर निगम में ठेकेदार हुआ करते थे, लेकिन चुनाव लड़ने के दौरान उनका कोई भी गारंटी वर्क पेंडिंग नहीं था। बावजूद इसके उन्होंने पत्रकार को एक गुमराह करने वाला बयान दिया। देखिए, गलत ढंग से निरस्त किया गया है। इसके पहले भिलाई में स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जो वहाँ के ठेकेदार थे, उसके बावजूद भी चुनाव लड़े थे। यहाँ वो डर के मारे प्रशासनिक दबाव के चलते उसका नामांकन निरस्त किया है। मौजूदा हालात में भूपेश बघेल की इस तरह की बयानबाजी कोई काम नहीं आ रही है, और न ही पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। भूपेश बघेल उनके जिन करीबियों के यहाँ महादेव सट्टा वाले मामले में अरबों रुपए वसूली का जो आरोप लगा और जिनके ठिकानों पर 26 मार्च को छापेमारी पड़ी, उसमें भूपेश बघेल के अलावा राहुल गांधी के खासम खास बने और राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव का नाम भी है। इसके अलावा भूपेश बघेल के पुराने राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा जो जेल में है, के ठिकानों पर पड़ी छापेमारी से किसी को शायद आश्चर्य न हो, लेकिन पुलिस के बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारियों के यहाँ जब छापेमारी हुई, और खासकर अभिषेक पल्लव के यहाँ, जो कि अपने अनेक वीडियो के माध्यम से ये बात दुनिया में फैला चुके थे कि महादेव सट्टा के विरुद्ध वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो दुर्ग में पदस्थ थे, उनके दुर्ग वाले कार्यकाल के दौरान ही महादेव सट्टा सबसे ज्यादा फला फूला। आज जब उनके यहाँ छापेमारी हुई है तो उनकी कुछ ज्यादा चर्चा हो रही है, और ढेर सारे ऐसे नाम हैं जिनके यहाँ छापा पड़ने वाला है। वो नाम भी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल अभिषेक पल्लव की उन हरकतों पर आप गौर करें जो छोटे छोटे अपराधियों और आरोपियों को पकड़कर उनका सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया करते थे। ऐसा मजाक जो उन्हें जेल की सजा से भी कहीं ज्यादा बड़ी सजा लगता होगा। सार्वजनिक रूप से ऐसे अपमानित करने का उन्हें किसने अधिकार दे दिया था? स्नैचिंग करने के बाद ईगल टैग उड़ आप लोगों का कोई गैंग का है क्या? ये ईगल क्यों बनाए भाई? में भी है क्या? ये क्या दिखाए हो? आवारा ये दिखाओ, ये इम्पोर्टेंट है। रुको यार, ऐसे ही दिखाओ ना। AWARA आवारा। आजकल आवारा लिखना भी लोग जो है वो फैशन समझते हैं। XX लिखना, आवारा लिखना, और क्या लिखे हो? ये दिखा दो बेटा, क्या छिपाओगे? ध्यान कहाँ रखते हो तुम लोग यार, हमेशा आगे। सर उनको समझाइए सर। अरे भाई, दूसरी शादी करने का इरादा है क्या कि एक में ही काम चलाना है? रुकिए मैडम, रुकिए। देखो भगा भी नहीं है, देखिए देखिए। अरे मैडम, ऐसा कर रहे हैं आप?
एक तो आप रोक रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, तो आप समझा भाग रहे हो टेढ़ा घुमा के आप। अरे भाई इधर आओ, डॉक्टर होके झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? ला के 15-20 डब्बा, तो आसमान से गिरता था क्या 15-20 डब्बा? तुम्हारा कोई जादुई ताकत भी है क्या भाई? हाँ, डॉक्टर जादूगर हो गया तुम? ईडी करीब 16 महीने से महादेव सट्टा वाले मामले में कहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई और कौन कौन राजनेता इसमें शामिल था, इस बात की भी तस्दीक कर रही थी। तमाम विषम हालातों में कई बार राजनीतिक अड़चने भी आई, लेकिन शेल कंपनी के अलावा जिस तरह से शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए गए, वहां से कड़ियों को कड़ियों से जोड़ पाना बेहद टेढ़ी खीर था। बावजूद इसके जो नाम सामने आए हैं, जिनके विरुद्ध अभी कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसे बड़े अपराधियों के विरुद्ध आने वाले दिनों में निश्चित रूप से तगड़ी कार्रवाई होगी। आप अपनी स्क्रीन में इन नामों पर गौर करें। जैसा कि हर कोई जानता है कि महादेव सट्टा के सर्वे सर्वा बने सौरभ चंद्राकर, शुभम सोनी और रवि उप्पल के अलावा रोहित तिर्की, राघव गौतम, गौतम सोनी, हरीश पेद्दी, हेमंत बारा, अभिषेक सिंह, चंद्र कुमार रूपवानी, अभिषेक शाह, अंकित शाह, रोहित गुलाटी, सौरभ आहूजा, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा के अलावा मोहम्मद इलियास, परविंदर सिंह, जिशान रजा, वेद प्रकाश मिश्रा, आदेश सानी, अजय जाजू, यश चौहान, अभिषेक कोचे ब्राउन, शिवांग गौतम, चर्चित सिंह, शुभ राजे पिछले, नवीन, अमित मजेठिया, सचिन बंसल और सुमित गोयल, ये वो नाम है जो आने वाले दिनों में सीबीआई जांच के बाद निश्चित रूप से नहीं छोड़े जाएंगे। विदेश में बैठकर हजारों करोड़ रुपए का कारोबार फैला चुके ऐसे लोगों को गलतफहमी है कि प्रत्यार्पण की कार्रवाई इनके विरुद्ध नहीं होगी। कुछ अफवाहें बीच में उठी थी कि सौरभ चंद्राकर पकड़ा गया है, लेकिन वो खबर गलत निकली। आज जब भूपेश बघेल सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और अमित शाह के नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि केंद्र सरकार के रवैये और खासकर अमित शाह के व्यवहार को जो कोई भी जानता है, वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निश्चित रूप से ऐसे आरोपों के बाद नहीं छोड़ेंगे। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कुछ तगड़ा जवाब देंगे। मौजूदा समय में आईपीएल के मैच चल रहे हैं, अनेक स्थानों पर छोटे छोटे ऐप लोगों ने निजी तौर पर बना दिए हैं। महादेव सट्टा के तर्ज पर पूरे देश भर में ऐसे ऐप अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा महादेव सट्टा ऐप की हो रही है, क्योंकि यहां से राजनीतिक एंगल जुड़ा हुआ है। ऐसे ही सैकड़ों हजारों ऐप छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे स्थानों पर बने हैं। छत्तीसगढ़ के तिल्दा में ऐसे ही कई ऐप अभी भी संचालित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी से हाल में एक गिरोह पकड़ा है जो आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा गेमिंग का गलत कारोबार करता था। कम समय में ज्यादा पैसे बनाने का ये लालच कोई और नहीं, हमारे सिस्टम में बैठे हुए लोग ही प्रमोट करते हैं। कई सफेदपोश राजनेता इसमें शामिल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि ईमानदारी से हमारे नेता और सिस्टम काम करने लग जाएं, तो भारत के युवाओं को इस तरह से ऑनलाइन सट्टा गेमिंग ऐप से बचाया जा सकता है। हमारा मानना है राजनीति बुरी होती नहीं है, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो कुछ बेईमान लोग जब हावी हो जाते हैं तो राजनीति बदनाम होती है और अच्छे लोग राजनीति में आते नहीं। लेकिन हमारा मानना है अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिससे देश और समाज का भला हो सके। आज के अंक के लिए इतना। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें। आने वाले अंक में कुछ बड़े खुलासे के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ मैं आपसे फिर मिलने वाला हूँ। नमस्कार।